नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो बैंक रॉबरी की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो यकीन मानिए दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा खूंखार और सबसे ज़्यादा भयानक बैंक रॉबरी की घटना है, जिसमें 12 लोगों की जान तक चली गई। और कैसे सिर्फ एक आदमी ने उस पूरी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया और कैसे इस पूरे प्लान को बनाया और कैसे उसे अंजाम दिया, ये सब जानने के बाद यकीन मानिए आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा जापान की एक सबसे खतरनाक बैंक रॉबरी की कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, हमारा परिवार अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करें। तो दोस्तों, बैंक के अंदर से एक लेडीज बेसुध हालत में बैंक से बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाती है, जिसके बाद कुछ लोग उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसके पास पहुंचते हैं और उसकी इस हालत को देखने के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और अब वो लोग जैसे ही उस बैंक के अंदर एंटर होते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि बैंक के अंदर फर्श पे 12 लाशें पड़ी हुई थी। और इस काम को जिस शख्स ने अंजाम दिया था उसने पिछले 3 महीने में ये तीसरी घटना को अंजाम दिया था। और मजे की बात ये थी कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, उसके पास हथियार के नाम पे था तो सिर्फ एक बोतल, एक गोलियों का पैकेट और एक बिजनेस कार्ड। और सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से उसने इतने बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। एक दिन शाम के 4 बजे बैंक बंद करने का टाइम हो रहा था और बैंक का सारा स्टाफ डे क्लोजिंग में लगा हुआ था और अपना कैश टैली कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पे एक आदमी पहुँचता है और बैंक मैनेजर को बताता है कि वह वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक मेंबर है और उसका नाम डॉक्टर यामाकुची है। और अभी हाल ही में एक वायरस जापान में फैल रहा है, जिससे बचने के लिए सरकार ने हमें ये काम दिया है और हम लोग सबके यहाँ जा जाके ये मेडिसिन लोगों को दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपके यहाँ भी आया हूँ। और वो अपना बिजनेस कार्ड और अपना वेलफेयर डिपार्टमेंट का बैच भी बैंक मैनेजर को दिखाता है, जिसके बाद उस बैंक का मैनेजर उस व्यक्ति को वेलकम करता है और अपने स्टाफ के सभी लोगों को मेडिसिन के लिए अपने दफ्तर में बुला लेता है, जो कि टोटल 14 लोग थे। और उन्हीं में से एक के साथ एक बच्चा भी था, जिसे मिला के अब टोटल 15 लोग हो गए। अब वो शख्स अपने बैग से कुछ गोलियां निकालता है और सबको एक एक गोली खाने को देता है। और गोली खाने के बाद उसी के ऊपर से ये सबको एक लिक्विड भी पीने को देता है। अब इस गोली को खाने और इसके ऊपर से उस लिक्विड को पीने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खांसने लगे और खांसते खांसते सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और सबका गला जलने लगा। और अब एक एक करके सब लोग तड़पने लगे और जमीन पे गिरने लगे। और अब इस बात का फायदा उठाते हुए वो शख्स सीधा उस बैंक के कैश काउंटर की तरफ गया और वहां पे मौजूद 5,40,000 येन अपने बैग में भर लिए। और उन सारे पैसों को बैग में भरने के बाद वो शख्स चुपचाप उस बैंक से बाहर निकला और फरार हो गया। और फिर इसी के कुछ देर बाद उस बैंक की एक एम्प्लॉय किसी तरह बैंक से बाहर निकल के आती है और चिल्लाती है, जिसके बाद कुछ लोग उसकी आवाज सुन के उसके पास पहुंचते हैं और उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। जिसके बाद जब वो लोग बैंक के अंदर पहुंचते हैं तो उन लोगों की चीख निकल जाती है। वो लोग बैंक के अंदर एंटर होते ही देखते हैं कि उस बैंक के सभी 14 लोग नीचे जमीन पे पड़े तड़प रहे हैं, जिसके बाद उन्हें भी तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाता है। और फिर इलाज के दौरान 12 लोग दम तोड़ देते हैं। वहीं अब एक फॉरेंसिक की टीम जांच के लिए बैंक पहुंचती है और वो अपनी जांच में पाती है कि इन लोगों को मेडिसिन के नाम पे साइनाइड जहर दिया गया था। मगर क्या ये काम इस शख्स ने पहली बार किया था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये शख्स इस काम को अब से पहले भी 2 बार अंजाम दे चुका था। इससे पहले भी वो एक इसी तरह शाम के टाइम टेक्सला बैंक में गया था और वहां पे जाके भी इसने यही सेम बात कही थी कि मैं एक डॉक्टर हूं और वेलफेयर डिपार्टमेंट से आया हूं और एक वायरस फैला हुआ है जिसकी हम लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं। और वहां पे भी उस बैंक में टोटल 20 स्टाफ थे, मगर उन सब लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, क्योंकि इसने जो लिक्विड उन्हें पीने के लिए दिया था उसमें जहर की मात्रा काफी कम थी, जिस वजह से उन लोगों पे उस लिक्विड जहर का कोई खास ज्यादा असर नहीं हुआ था। जिसके बाद इस शख्स को वहां से भागना पड़ा था। जिसके बाद अब वो दूसरे बैंक में गया और वहां पे जाके भी उस बैंक मैनेजर से इस शख्स ने यही बात कही, लेकिन उस बैंक का मैनेजर काफी समझदार था और वो इस शख्स की बातों में नहीं आया। उस बैंक मैनेजर को पता था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बैंक के हेड ऑफिस की तरफ से
पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है, जबकि हेड ऑफिस की तरफ से इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, जिस वजह से इस शख्स को वहां से भी भागना पड़ा था और अब ये इसका तीसरा बैंक था। अब पुलिस पिछले 2 बैंक मैनेजरों से पूछ के इसका एक स्केच तैयार करवाती है। अच्छा, इसी सब में पिछले बैंक का मैनेजर पुलिस को बताता है कि वो जब हमारे बैंक आया था तो उसने अपना एक बिजनेस कार्ड भी मुझे दिया था और खुद को डॉक्टर मानसुई बताया था। अब पुलिस रियल वाले डॉक्टर मानसुई की तलाश शुरू करती है, क्योंकि जापान में एक चलन है, वहाँ पे कोई ऐसे ही किसी को अपना बिजनेस कार्ड नहीं देता जब तक वो उसे काफी अच्छी तरह से ना जानता हो। अब पुलिस रियल वाले डॉक्टर मानसुई के पास पहुंचती है और उनसे पता करती है कि उन्होंने अपने बिजनेस कार्ड किस किस को दिया है, जिसके बाद डॉक्टर मानसुई पुलिस को बताते हैं कि मैंने टोटल 100 बिजनेस कार्ड बनवाए थे और उसमें से 70 बिजनेस कार्ड मैंने बांट दिए और 30 बिजनेस कार्ड मेरे पास हैं। जिसके बाद अब पुलिस उन 70 लोगों के बारे में पता लगाती है और उन 70 लोगों में से 59 लोग पुलिस को बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं, सिर्फ फिर एक को छोड़ के, और उस एक शख्स का नाम था हिरासावा सादामिची। अब जब पुलिस उसके घर इसे वेरीफाई करने के लिए पहुंचती है तो इसकी वाइफ ने बताया कि वो घर पे नहीं है और वो अपने माँ बाप के घर गया हुआ है। जिसके बाद अब पुलिस उसके माता पिता के घर बोकारो सिटी पहुंचती है, जहां वो पुलिस को मिल जाता है। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो और बैंक रॉबरी वाले दिन तुम कहाँ पे थे, जिसपे वो जवाब देता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और बैंक रॉबरी वाले दिन मैं अपने माता पिता के साथ यहीं पे था। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम डॉक्टर मानसुई को कैसे जानते हो, जिसपे वो जवाब देता है कि एक दिन ट्रेन में सफर के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया था। वहीं पुलिस के पास उस बैंक मैनेजर के द्वारा बनवाया गया वो स्केच भी था, जो कि हूबहू उसकी शक्ल से मैच कर रहा था, जिस वजह से पुलिस उसे पहचान गई थी। जिसके बाद अब पुलिस उसे वो डॉक्टर वाला बिजनेस कार्ड दिखाने को बोलती है, जिसपे हिरासावा सादामिची पुलिस को बताता है कि कुछ दिन पहले उससे डॉक्टर मानसुई का बिजनेस कार्ड कहीं मिस हो गया है। असल में जब ये शख्स उस दूसरे बैंक मैनेजर के पास गया था और इसने खुद को डॉक्टर मानसुई बताते हुए अपना बिजनेस कार्ड जब उस बैंक मैनेजर को दिया था, तो उस बैंक मैनेजर ने वो बिजनेस कार्ड अपने पास ही रख लिया था, जिस वजह से अब वो बिजनेस कार्ड भी पुलिस के पास ही था। जिसके बाद अब पुलिस उसके बैंक अकाउंट की जांच करती है और जांच के दौरान पुलिस पाती है कि इस बैंक रॉबरी के बाद इसने अपने बैंक अकाउंट में 3 लाख येन जमा करवाए हैं। अब पुलिस जब उससे बैंक में जमा कराए गए उन पैसों के बारे में पूछती है तो वो पुलिस को बताता है कि ये पैसे मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स बेची थी, वहां से आए हैं। अब जब पुलिस उन लोगों के बारे में पूछती है कि वो कौन लोग हैं जिन्हें तुमने अपनी पेंटिंग बेची थी, तो अब वो यहाँ फंस जाता है। जिसके बाद अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो पुलिस को वो बैग भी मिल जाता है जिसमें वो सारा डॉक्टर का सामान रखा हुआ था। जिसके बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है, जहाँ उन 15 लोगों में से 3 लोग जो बच गए थे वो लोग उसे पहचान जाते हैं। जिसके बाद कोर्ट उसे डेथ पेनल्टी की सजा सुनाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका वकील एक बार फिर से कोर्ट पहुंच जाता है और वो उसकी डेथ पेनल्टी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग करता है। जिसके बाद अब उसकी डेथ पेनल्टी पे रोक लगा दी जाती है और उसकी उम्र कैद को लेके ये केस कोर्ट में यूं ही चलता रहता है और फिर 20 सितंबर 1984 को 92 साल की उम्र में हिरासामा की जेल में ही डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारे इस छोटे से परिवार को बड़ा करने में हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।